नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 11 साल की, और यह सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने बेमिसाल रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार की उपलब्धियां देश के सामने रखी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। 11 साल में जो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हुआ है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला काम हुआ है। देश में 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने की राजनीतिक संस्कृति कायम थी, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार आई है, जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। हम जो काम कर रहे हैं उसे हम जनता के सामने रखे हैं। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला है। मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई है, जिनमें राजनीतिक संस्कृति में बदलाव। पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदला है, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार की नई संस्कृति पैदा की है। सरकार की विशेषताएं असरदार, दमदार और मजबूत फैसले लेने वाली, आर्थिक अनुशासन लाने वाली, जनता को साथ लेकर चलने वाली और ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है। विकसित भारत की नींव 11 साल में विकसित भारत का बेस बनाया गया। इसके लिए कई साहसिक फैसले लिए गए हैं। महत्वपूर्ण फैसलों का भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 370 को हटाना, 3 तलाक खत्म करना, नए वक्फ एक्ट को लाना, सीए, डीमोनेटाइजेशन, महिला आरक्षण, कोविड महामारी का जवाब, जहां भारत ने कोविड महामारी के दौरान अद्वितीय जवाब दिया, जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, ऐसा उन्होंने कहा है। आर्थिक मजबूती, सारी विपरीत परिस्थितियों में भारत की इकोनॉमी मजबूत है, सभी वर्गों की चिंता की गई है। इसके अलावा महिला कल्याण के बारे में कहा कि महिलाओं के लिए फैसले लिए, मैटरनिटी लीव बढ़ाना, विभिन्न तरीके से काम और विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए अग्रसर होना। सुरक्षा और आतंकवाद के ऊपर भी उन्होंने कहा, जहां पीएम मोदी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए। नक्सलवाद से प्रभावित जिले 120 से घटकर 18 रह गए। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी के मिशन 2047 पर हमलावर होते हुए कहा कि आज सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है यह कौन देखेगा। तो मोदी सरकार के 11 साल का कुल मिलाकर नफा नुकसान यही जिक्र किया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी तो हालांकि केवल नफा ही गिनाएगी और गिना भी रही है। नुकसान का आकलन करना संभवतः विपक्षी पार्टियों के लिए छोड़ा गया है। तो चलिए चर्चा की अब हम शुरुआत करते हैं। आखिर कितने वादे पूरे किए हैं, देश कितना उन्नत हुआ है, ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा साहब, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित गर्ग साहब, डॉक्टर सुमित गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत अरोड़ा साहब आपके साथ करते हैं। विश्लेषण थोड़ा सा कर दीजिए प्रारंभिक चरण में, क्योंकि देखिए सत्तारूढ़ पार्टी तो भाई अपने नफ़े के बारे में जिक्र करेगी, विपक्ष नुकसान। ज़मीनी हकीकत क्या है? 11 साल में कितने कारगर काम हुए हैं? जनता को क्या सीखना चाहिए, समझना चाहिए? अरोड़ा साहब, शुरुआत आपसे। जी कुणाल जी, मुझे लगता है आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था तो इंदिरा गांधी जी भी अपने फैसलों के लिए जानी जाती थी। उनका कितना नुकसान या कितना फायदा हुआ यह तो अलग बात है, लेकिन इतना तय था कि वो डिसीजन मेकर थी, वो बिल्कुल डिसीजन लेने में जो सक्षम थी। लेकिन उसके बाद जो एक जनरेशन गैप आ गया है, तो अब जो आज की जनरेशन ने देखा है, उन्होंने मोदी के रूप में, मोदी जी के रूप में एक ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री देखा है जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में शायद इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। और मुझे लगता
लगता है लगातार जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जिस प्रकार से उनको मैंडेट मिल रहा है, मुझे लगता है कि लोगों की वो पहली पसंद आज भी बने हुए हैं और पिछले 11 साल के अंदर लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में चाहे बात करें 3 तलाक की, एक सेंसिटिव मैटर था, एक ऐसा मुद्दा जिसको छेड़ते हुए कोई भी सरकार घबराती थी और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उस पर फैसले लिए। दूसरा हम बात करें धारा 370 को हटाने की, एक ऐसा मुद्दा जिसमें वहां की रीजनल पार्टी भी पाकिस्तान की भाषा बोलती थी, मतलब एक निडरता के साथ एक इस फैसले को न सिर्फ लिया गया बल्कि जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की गई, जिस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जितनी बार भी भारत पर हमला करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। तो ये बात बड़े, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को पसंद आते हैं। अच्छा। और खासकर देश की जनता ये जानती है कि एक मजबूत हाथों में हमें, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब उसका ग्राफ बढ़ने लगता है, तो उसका पता माँ बाप को नहीं चलता, पता तब चलता है जब परिवार के लोग आके बताते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है, उसका कद बढ़ रहा है। ऐसे ही दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी है वो जब बताते हैं कि आज भारत की क्या छवि है दुनिया के सामने, हमारी जो विदेश नीति इतनी मजबूत हुई है और दुनिया के सामने जब एक मैसेज मिलता है कि आज भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि भारत की जनता, देश की जनता आज मजबूत हाथों में है, एक डिसीजन लेने वाली, मजबूत डिसीजन लेने वाली सरकार है। तो मुझे लगता है सरकार का जो दावा है कि उन्होंने काम किया है, सच में काम किया है, शायद यही कारण है कि आज तीसरी बार वो सत्ता में आए हैं और लगातार जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ रहा है। आज अगर वो 2047 की बात कर रहे हैं, शायद यही कारण है क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही है। ठीक है, नहीं वो बात तो है, ठीक ही कहा है आपने। खेरा साहब, मैं आपसे स्पष्ट ये सवाल पूछता हूँ सर कि जब जनता सब कुछ जानती है, जैसा अरोड़ा साहब कह रहे हैं, जनता आपको पसंद भी कर रही है, जनता आपको चुन करके भी ला रही है, सब कुछ जनता जानती है, तो फिर हर चीज़ बताने, जताने, समझाने, दिखाने की ज़रूरत क्यों है? ये तो आवश्यकता हमेशा है, बताना दिखाने की जरूरत है। कब किस चीज को बताना आवश्यक है आप अपने परिवार में देख लीजिएगा। अगर कभी हम कोई चीज बच्चों को भी नहीं भी बता रहे हो तो भी बतानी पड़ती है। टीचर को देख लीजिएगा, स्टूडेंट्स को बार बार उनको बताना पड़ता है। तो ये सवाल नहीं है, याद तो दिलाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे विकास के काम हुए, अनगिनत हुए हैं कि बताते बताते ही थक जाएंगे। अगर एक एक लाइन में भी बोलना चालू करें तो कहाँ विकास, कहाँ डिफेंस, कहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, कहाँ गरीबी हटाओ। अगर हमारी बात नहीं भी सुने, क्योंकि भी कांग्रेसी प्रवक्ता जरूर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो हम कम से यूनाइटेड नेशंस की बात तो माने। अकेले गरीबी के हटाने में हम 16% में हमें छोड़ के गरीबी गए थे 2012-13 में, अब 2% पर आ गए हम। ये हमारे आंकड़े नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के हैं। अभी ये भी कहेंगे यूनाइटेड नेशंस को भी मोदी जी ने जीत लिया है, लेकिन फिर भी नहीं, आपने गरीबी का जिक्र किया, मन में एक सवाल आया, आप जवाब भी दे दीजिए, पूछ ही लेते हैं। जब इतनी बढ़ोतरी हुई है, ग्राफ सुधरा है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, वो कौन है 80 करोड़ लोग? 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अच्छा। और 80 करोड़ लोगों को राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है। अकेले जल के कहा छोड़ के चले गए थे, 15 करोड़ कनेक्शंस दिए हैं, पार्लियामेंट में बोला है, दम है तो खिलाफत करके दिखाएं कि नहीं थे, आपने नहीं दिए थे ना। बिजली के 3 करोड़ कनेक्शंस दिए गए हमारे समय में। आवास 92 लाख, मतलब बन के तो 4 करोड़ के करीब तैयार हो गए, लेकिन अलॉटमेंट हो चुके हैं, आप तो एक नहीं दे पाए। 32 किलोमीटर रोजाना राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है, विश्व का इतिहास काम कर दिया है गडकरी जी ने। आज विकास में इस दुनिया के हम सबको पीछे पछाड़ दिया, अमेरिका के बाद नंबर 2 पर राजमार्ग में हम आ गए हैं। आज आयुष्मान योजना में जहां लोग बेचारे कैंसर के लोग इलाज के लिए मर जाते थे, हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो पाते थे, छोटे छोटे बच्चों को बाल बदलना पड़ता था, 15,000 के लिए मर जाते थे, उनको 5-5 लाख रुपया देकर उनके जोड़ बदले गए, बॉल बदले गए। तो कितनी चिंता गरीबों की है सरकार को। अब देखिए सही, एलपीजी के 10 करोड़ कनेक्शन देना कोई मजाक था? इतने सारे तो विकास के काम हुए। और ऊपर से जब इन्होंने, एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो लोकसभा में कहा था कि हमें 5000 बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए आर्मी के लिए पैसे नहीं है, राफेल के लिए तो है ही नहीं।
और लोग पिट पिट के मर जाते थे। आपने देखा होगा श्रीनगर के अंदर पत्थरबाज करके लोग मार देते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। मोदी जी ने सबसे पहले आगे बुलेट प्रूफ जैकेट थी। फिर 36 राफेल खरीद लिया, आप एक नहीं खरीद सकी थी वो सरकार। ये सामने नहीं है क्या? ब्रह्मोस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आज पूरी दुनिया के देश हमसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तेजस बना दिया। डिफेंस की बात करें तो ये हालत है, विकास की बात करें तो ये हालत है, स्वास्थ्य की बात करें तो ये हालत है। कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए वहां तक आज रेलवे लाइन डाल दी। नहीं तो हमें आर्मी को भेजने में 12 घंटे मिनिमम 14 घंटे लगते थे जम्मू से भेजने में आर्मी ट्रक्स को। अब 3 घंटे में आर्मी पहुंचेगी। यही अरुणाचल में हवाई अड्डा नहीं बना था, 60 साल तक हवाई अड्डा बना दिया, पुल भी बना दिया नदी के ऊपर, वहां सीधे हवाई अड्डा, 2.5 घंटे में पहुंच रही। मैंने कहाँ तक गिनाएंगे? थक जाएंगे, पूरा दिन निकल जाएगा। सही बात है। एक एक करके किसी भी विषय पे आप बात करेंगे तो 3 से 70 हटा के कश्मीर को देख लो क्या विकास की राह पे रख दिया। ये कई करोड़ गए थे पर्यटक, ये लोगों का दर्द है। चौथी अर्थव्यवस्था बनने से पूरी दुनिया जल रही है आज भारत से। भारत के विकास को रोकने के लिए सारे जितने देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं जो डेवलप्ड है कि उनकी दादागिरी कम नहीं हो जाए और हिंदुस्तान के ऊपर ना निकल जाए। ठीक है खेरा साहब, नहीं वाकई में जितनी बात आप गिना रहे हैं तो थकान तो हो ही जाएगी गिनाते गिनाते। मेरा सवाल गर्ग साहब आपसे ये है, इतने समृद्ध भारत की तस्वीर आपको सत्ता पक्ष या सरकार दिखा रहा है, आपको कुछ दिख क्यों नहीं रहा है गर्ग साहब? कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कुणाल जी दिखता, अगर सरकार का मुखिया दिखाने की हिम्मत कर लेता, आज भी फिर मुख्य प्रधानमंत्री जी मुंह चुरा गए। संवाददाता सम्मेलन में भेज दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, खुद नहीं आ पाए। उसका कारण था जवाबदेही से डरते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि जब आप जैसे विद्वान पत्रकार उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, क्या हुआ 2 करोड़ के रोजगार का, क्या हुआ पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का, क्या हुआ इस देश में हर व्यक्ति को छत देने का, क्या हुआ किसान की आय दुगनी कर देने का, आपके पास जवाब नहीं है। जब आप जैसे पत्रकार उनसे ये पूछते कि विजय शाह जैसा आज भी आपका मंत्री क्यों बना पड़ा है, उनके पास जवाब नहीं था। जब आप जैसे पत्रकार उनसे ये पूछते कि पठानकोट के अपराधी आज कहां हैं, पठानकोट में आरडीएक्स कैसे आया, आपके पास जवाब नहीं है। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री ने पठानकोट के शहीदों के नाम पर वोट मांगने का पाप किया। अब फिर आप पूछते कि पहलगाम के वो 4 हत्यारे कहां हैं, जवाब नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जब आप पूछते कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब इस देश की महान सेना पाकिस्तान के 2 टुकड़े 3 टुकड़े करने के कगार पर खड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर ट्रंप के कहने पर क्यों रोका था? कहीं उसके पीछे अडानी तो नहीं है जिसके खिलाफ ट्रंप कभी भी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है? तो इन सब बातों से इस देश के प्रधानमंत्री जी डरते हैं। प्रधानमंत्री जी डरते हैं कि उनसे अगर ये पूछा जाए कि ग्लोबल 100 इंडेक्स में हिंदुस्तान का नंबर 180 देशों में 151वां कैसे है, इनसिक्योरिटी इंडेक्स में 177 देशों में 128वां नंबर कैसे है, महिलाओं के प्रति अत्याचार में देश का नंबर टॉप 10 दुनिया के 10 टॉप कंट्रीज में कैसे है, प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। देश के दुनिया के 10 सशक्त राष्ट्रों की सूची से भारत कैसे गायब हो गया, प्रधानमंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं है। भारत माँ के लालों को ट्रंप ने जंजीरों में जकड़कर भारतीय धरती पर कैसे उतार दिया, प्रधानमंत्री जी के इसके पास जवाब नहीं है। तो खेरा साहब कह रहे थे अभी, ब्रह्मोस गिनाई, तेजस गिनाई, राफेल गिनाए। कुणाल जी इनकी थोड़ी सी याददाश्त ताजा कर देता हूँ। ब्रह्मोस, तेजस हमारी सरकार के समय के उपक्रम है। जहां तक राफेल की बात आई, अरे हम तो 126 ला रहे थे, आप 36 ही लाए, तो इसलिए आपने तो गिराया है। आपने कहा कि हमने जो रक्षा की सारी जरूरतें पूरी की है, ये पढ़ लीजिए, कुणाल जी इनको पढ़वा दीजिए। देश के वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है समय पर, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये किसकी कमी है? इस देश की सरकार की कमी है। अरे इस देश की जीडीपी की आप बात करते थे, आप कहते थे 5 ट्रिलियन लेके आएंगे, उसके लिए 8% की जीडीपी चाहिए थी। कितनी है जीडीपी? 6-6.25 के बीच में दौड़ रही है। इस देश का हाल इस सरकार ने पिछले 11 साल में कुणाल जी ये बना दिया है कि जो बेरोजगार है उनमें 83% बेरोजगार युवा है, और उससे भी आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि 70% शिक्षित बेरोजगार है। ये बेरोजगार, ये रोजगार नहीं दे पा रहे, ये रोटी नहीं दे पा रहे। इन्होंने भवनों की बात करी कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए, बिल्कुल बनाए आपने। कभी उनकी हालत जाके देखी? जो
जो बेसिक सुविधाएं हैं वो ठीक। वहां पर उपलब्ध नहीं है। 50% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के मकान खाली पड़े हैं, लेने को लोग तैयार नहीं ठीक। है। ये असली चेहरा है। ठीक है। इससे प्रधानमंत्री जी बचे, इसलिए राष्ट्र के सामने आने की ठीक है हिम्मत गर नहीं साहब, जुटा ठीक है पाए। गर साहब। अरोड़ा साहब, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। एक तस्वीर है जो खेड़ा साहब दिखा रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर है जो गर्ग साहब दिखा रहे हैं। जनता कौन सी तस्वीर को देखे, समझे, यकीन करे? जी, मुझे लगता है कि जनता तस्वीर समझ रही है। जनता ने मैंडेट दिया अभी 1 साल पहले ही, क्योंकि 10 साल बाद जब काल पूरे हुए सरकार के, तब उसके बाद तीसरा जब टर्म आया तो तब मैंडेट जो जनता ने दिया वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया। सरकार मजबूती के साथ जनता नजर आई, साथ में देश के प्रधानमंत्री के। तो मुझे लगता है अगर ऐसी इतनी सारी खामियां हैं तो जनता ने मैंडेट क्यों दिया? क्यों आखिर कांग्रेस आज तीसरी टर्म में भी जो है सत्ता से दूर है? देश की सबसे पुरानी पार्टी, विचारधारा वाली पार्टी, आजादी से पहले की पार्टी, आखिर इतनी टूट के कगार पर क्यों है? क्यों बड़े बड़े नेता पार्टी से निकल रहे हैं? क्यों इतने बिखराव की तरफ है? क्यों डिसीजन नहीं ले पा रही बड़े? मुझे लगता है आज आत्म मंथन की जरूरत है कांग्रेस को भी। मुझे लगता है क्योंकि जितने एलिगेशन को कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है वो लगाए, वो उसका हक है। क्योंकि तो मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर यही खूबसूरती है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं भटक रही है कांग्रेस। उन मुद्दों को लेकर सामने आना चाहिए, क्योंकि जितने भी मुद्दे, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनसे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है रोजगार से, जनता को लेना देना। और जनता अगर इतनी परेशान थी तो आखिर 1 साल पहले ही अभी चुनाव हुए हैं। अगर 11 साल हम बना रहे हैं तो 11 साल में काम हुए हैं, तभी जनता ने मैंडेट किया 10 साल बाद। ये बात समझने वाली है। और आज भी मोदी जी का ग्राफ कम नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह था, और जब पाकिस्तान ने पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद लोगों में रोष था कि मोदी जी आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। देश की मीडिया हर पल दिखा रही थी कि मोदी सरकार ये करने वाली है, क्योंकि मीडिया को भी भरोसा था कि कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब एक मजबूती के साथ लोग नजर आए कि मोदी जी पर भरोसा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सरकार एक मजबूती के साथ खड़ी है, अपने बातें बता रही है। विपक्ष का फर्ज है उसमें खामियां निकालना, लेकिन मुझे लगता है उन मुद्दों को, जो मुद्दे लाए जाने चाहिए, जो आम, क्योंकि आज यह सच है कि देश के बाजार सूने पड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से सब ठप कर दिया है, कुछ बड़ी कंपनियां उतर आई हैं बिजनेस में। तो ऐसे में छोटे उद्योगपति खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरह से बता नहीं पा रहा। सच ये है कि आज जनता तक पहुंच नहीं पा रहा। ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात ठीक ही है। खेरा साहब, देखिए जो तथ्य गर्ग साहब सामने रख रहे हैं, उन तथ्यों को आप कितना रेलेवेंट मानते हैं? कह तो वो रहे हैं, कुछ बात तो होगी, आप उन तथ्यों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं यह बता दीजिए। और एक पिक्चर के ब्राइट साइड हैं तो उसके कुछ डार्क साइड भी तो हो सकते हैं। उन डार्क साइड के बारे में कौन बात करेगा? खेरा साहब, ये शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें शायद ही आपको कोई डार्क साइड देखने को मिले, शायद ही कोई मिले। अच्छा, इतनी परफेक्टता के साथ। और जो गर्ग साहब दिखा रहे थे वो कहानी, वो पिक्चर, उसके बारे में भी बता दीजिए। अभी जो ये बोले हैं उसका भी बताए। क्या बोले? ये सबसे पहले बोले हमारी सरकार तो 136 राफेल खरीदने वाली थी, प्रोग्राम में था। मैंने बोलने की भी एक सीमा, इनकी सरकार तो 5000 का राफेल खरीदने वाली थी, खरीदा तो एक नहीं ना। इनकी सरकार तो 1 करोड़ बुलेट प्रूफ जैकेट देने वाली थी। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि बोल रहे हम तो ऐसा करने वाले, करे तो नहीं, करा तो हमने है ना सारा। आपने तो नहीं किया। आप कह रहे पाकिस्तान के 4 टुकड़े, कब हमने सपना देखा था? ये कब बोला था हम 4 टुकड़े करेंगे? ये हमारी सोच ही नहीं है। ये ना हमारी नीति नहीं है भारतवर्ष की, ना हम लोग की मंशा है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले शायद ही किसी एक आदमी के मंशा को 4 टुकड़े कर दो। दिस इज नॉट अवर पॉलिसी एट ऑल। कब बोला? ये खुद ही बोलते हैं और खुद ही जवाब देते हैं 4 टुकड़े करने के लिए पाकिस्तान की बात थी। हाँ, हमने पाकिस्तान को सबक जगह जगह सिखाया है। और जब हमने यहाँ डोकलाम में भी अपने दुश्मन देशों को जब भी पीटा है, तो ये कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती कोई नहीं हो सकती है। यही बहुत है कि जनता ने अभी तक काला मुंह नहीं किया कि अब ये बोल के आए थे कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को पीटा गया है। राहुल गांधी जी बोले, कितने शर्म की बात है। किसी देश के सिपाही अगर मार भी खा जाए तो कोई आदमी पब्लिकली कहता कि हम मार खा के आए हैं। आपने देखा कभी कोई बेटे से कोई गलती भी हो जाए तो बाप कभी सरेआम बोलता है बाजार में जाके हमारा बेटा तो ऐसा कर रहा था?
हारने के बाद आप तो ये कह रहे देश का आर्मी पिटाई गई और यहाँ तक पहुंच गई बात कि हाई कोर्ट ने उसको प्रथम दर्जा मान भी लिया कि आपने ऐसा किया। इसके बावजूद भी आपको अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हम आपकी बहादुरी की दाद देते हैं। फिर भी जो देशभक्त है देर सवेर कांग्रेस छोड़ के भाग जाएगा। अभी शशि थरूर आपको भागते दिखाई दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सब कुछ मिला है। कविता बहुगुणा चली गई थी, नाथ सिंह चले गए थे। ये इसलिए नहीं जा रहा है किसी को कोई पद मिल रहा है। मैं खुद कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ, आईसीसी मेंबर 12 साल और डॉक्टर सेल का चेयरमैन रहा हूँ राष्ट्रीय, लेकिन मैं भी छोड़ के बहुत पहले आया था क्योंकि राहुल गांधी की हरकतें मैं देख चुका था। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ, मैंने देखा है राहुल गांधी। आ रहे हैं गर्ग साहब आपके पास आ रहे हैं गर्ग साहब आ रहे हैं। एक मिनट गर्ग साहब आ रहे हैं, काउंटर आपकी जगह, बस 1 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। खैरा साहब को कंप्लीट कर लेंगे। खैरा साहब प्लीज कंक्लूड जल्दी से। अखबार का मुझे एक जवाब दे देने दीजिए। हाँ। आप बिकाऊ कांग्रेस हिडनबर्ग में बिकाऊ कांग्रेस पकड़ी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जाके, जरा सा कोई बिकाऊ आप है, अडानी अंबानी के, अरे अडानी अंबानी के बिकाऊ है, आप बिकाऊ है, आपके पास तो, अरे आपने राष्ट्र बेच दिया अडानी अंबानी के पास, शर्म नहीं आती बिकाऊ की बात करते। अगर कोई इस देश में बिकाऊ है तो भाजपा है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कांग्रेस के गद्दार है, आप जैसे गद्दार जो है वो बिकाऊ है। आप बैठ के हम उस पार्टी को गाली दे रहे हैं, किसने आपकी हैसियत बनाई? आज ये बात कर तो शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात करते हो आप? अरे आपने गरीबान झाड़ के देख लीजिए, किसकी बात करते हो? पाकिस्तान बताता हूँ भी, पाकिस्तान के समर्थन। ठीक है, दे रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। ठीक है खैरा साहब, उनको भी कुछ पॉइंट ऑफ, ठीक है उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं, क्या फैक्ट्स रख रहे हैं। एक बार खैरा साहब देख लेते हैं उनको भी क्या कह रहे हैं। गर्ग साहब बोलिए, गर्ग साहब बोलिए। बड़ा आश्चर्य का विषय, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आज डॉक्टर खेरा ने असली चेहरा पाकिस्तान पे लेके भाजपा का दिखा दिया। ये बोले कि हमारी नीति में नहीं है पाकिस्तान के टुकड़े करने, इसीलिए तुमने हिंदुस्तान की सेना के हाथ रोके, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोका, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने LOC डोंट क्रॉस का नारा देके भारत की सरकार, भारत की सेना को POK में जाने से रोका। यही आपका चेहरा है, क्योंकि आप ही जाके वहाँ बिरयानी खाते हो, आप ही जाके वहाँ पे बिहार से आते हो। पाकिस्तानियों से अगर किसी का रिश्ता है तो आपका है। अगर पाकिस्तानियों को, अगर जिन्ना को कोई महान स्वतंत्रता सेनानी कहता है तो आप कहते हो। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है हुजूर? ये बताइए, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों है आपको? आदमी का घूम गया क्या आपने? ये कौन आदमी है? एक मिनट सर प्लीज सर प्लीज एक एक करके बात कीजिए सर, आपस में लड़ाई से कोई लाभ नहीं है। एक एक सर प्लीज आई रिक्वेस्ट, थोड़ा डेकोरम भी हम लोग मेंटेन करें प्लीज सर, प्लीज सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं सर, पर्सनल अटैक्स नहीं करते हैं प्लीज सर, पर्सनल अटैक्स प्लीज। नहीं सर, एक एक करके सर, ऐसे में फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं प्लीज प्लीज नहीं, इसके पास जब जवाब देने को कुछ नहीं है तो बदतमीजी पे आ गया। यही इनकी हैसियत है। अरे तुम्हारे से बड़े इसलिए बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा चलिए ठीक है, जवाब दो, जवाब नहीं है तो बदतमीजी करते हो। ठीक है, आपसी तूतू में पैम में डिबेट का आश्रय हमेशा कैसा होता है वो दिख ही रहा है। वक्त इतने की इजाजत देता है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को जितना हो सका रखा है, इसीलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का। देखिए जो बातें हो रही हैं आपसी तूतू मैमे में, उसके इतर बड़ा देखने और सोचने की ज़रूरत है कि आखिर 11 साल की उपलब्धियां एक तरफ गिनाई जा रही हैं तो विपक्ष दूसरी तरफ वो बातें भी बता रहा है जिस पर ध्यान देना है नहीं देना है ये जनता जाने। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।